हेलो दोस्तों, वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो विद वीना वर्ल्ड। मैं हूं आपका होस्ट नील पाटिल। आज मेरे साथ है कुणाल गोरेकर, जो वीना वर्ल्ड के बहुत ही सीनियर टूर मैनेजर है, जिन्होंने इंडिया में बहुत सारे डेस्टिनेशंस किए हैं और वर्ल्ड में भी बहुत सारे डेस्टिनेशंस किए हैं। ऐसा ही एक डेस्टिनेशन जो कुणाल को बहुत प्यारा है वो है रोम, जो इटली की कैपिटल है। रोम से जानने से पहले कुणाल, आपके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आपके बारे में थोड़ा बताइए। हाय नील। नमस्कार। मेरा नाम कुणाल गोरेकर। ये इंडस्ट्री में एक्चुअली मैं 2004 से हूँ। डोमेस्टिक से स्टार्ट किया और फिर बाद में इंटरनेशनल। और देखा जाए तो फ्रॉम 2010 से लेके अब तक यूरोप ये मेन सेक्टर मेरा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ये यूरोप में बीतता है। और यूरोप ज़्यादा अच्छा लगता है टूर करने के लिए। और अगर पूछा जाए तो मेरा हॉबी या कुछ ऐसा है तो आई एम पैशनेट अबाउट कुकिंग। ये मेरे बारे में मैं कहना चाहूँगा। ग्रेट। और ये जो आपकी हॉबी है, उसे आपने पैंडेमिक में एक बिजनेस भी बना दिया। सो दैट इज व्हाट, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपका जो सी फूड और मीट का जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है ठाणे रीजन में। सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट। सो कुणाल, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आते हैं हमारे एपिसोड के टॉपिक पर, वो है रोम। और रोम को तो आपने बहुत बार ट्रिप्स किए। हमारे जो टूर्स रहते हैं वो कभी कभी रोम में शुरू होते हैं, कभी कभी लंदन में शुरू होते हैं, और वो 15 दिन में 17 दिन में हम बहुत सारे डेस्टिनेशंस करते हैं। पर रोम के बारे में बात करते हैं अभी। आपकी पहली ट्रिप रोम को कभी थी? मैं रोम ट्रैवल किया फर्स्ट टाइम इन 2010 मार्च के वक्त रोम गया था। और तब से ही कैसा है कि स्कूल में भी जहाँ जब भी था तो रोम के बारे में हिस्ट्री में पढ़ता था तो इंटरेस्ट ये आता गया। और एक्चुअली सपना भी था कि कभी ना कभी यूरोप करूँगा या फिर इटाली में जाऊँगा। तो वो सपना 2010 में पूरा हुआ था। ऐसा है। ग्रेट। तो अभी चलो रोम के बारे में बताइए हमें, कहाँ शुरुआत करें? रोम के बारे में बताने के लिए एक्चुअली अगर ये जो टाइम है वो भी बहुत कम पड़ जाएगा कि इतना सारा देखने के लिए रोम में। रोम का नाम जो रोम है हम इंग्लिश में कहते हैं, पर इटाली में जो नाम है वो है रोमा। अगर आप साइन बोर्ड भी देखोगे कहीं पे भी तो रोमा आपको नजर आएगा। अभी रोम के बारे में इतिहास भी कहता है कि एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि उसे नाम कैसे मिला। तो किंग न्यूमेटर था, उनकी लड़की थी रिया सिल्विया। उनको 2 बच्चे होते हैं गॉड ऑफ मार्स से। एक का नाम होता है रोमुलस और एक का नाम होता है रिमस। तो क्या होता है कि किंग न्यूमेटर का जो भाई होता है, वो न्यूमेटर को कैद में रखता है और ये 2 बच्चों को टाइबर रिवर में छोड़ देता है। और वो जो बच्चे होते हैं, वो लेडी वुल्फ उन्हें पकड़ लेती है और फिर वो दोनों बच्चे वो लेडी वुल्फ का दूध पीते हुए बड़े होते हैं। इसीलिए रोम की साइन अगर पुराने बिल्डिंग्स में भी आप देखते हैं या पुराने स्ट्रक्चर में भी देखते हैं, तो लेडी वुल्फ और 2 बच्चे दूध पीते हुए ये आपको नजर आता है। और फिर ये बच्चे खेलते-खेलते बड़े हो जाते हैं। और फिर बड़े होने के बाद क्या होता है कि वो न्यूमेटर जो होते हैं उनके दादा होते हैं, उनको अपना राज्य फिर से दिला देते हैं। और फिर बाद में बड़े होने के बाद अपनी-अपनी सिटी बना लेते हैं। जैसे रोमुलस है, उसका जो मेन हिल होता है वो पैलेटाइन हिल होता है। और फिर दोनों में युद्ध हो जाता है रोमुलस और रेमस में। और उसमें रोमुलस रेमस को मार देता है और इसी रोमुलस से ये सिटी को नाम आया रोम। और ये जो सिटी जो बनी गई है इन 753 बीसी में ये बनी गई है। ये है रोम की कहानी। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन दिया, क्योंकि रोम जो ये बहुत सालों या सदियों पहले बनाई गई सिटी है, उसकी जो हिस्ट्री है वो 28 सेंचुरीज स्पैन होती है। और जब ये हिस्ट्री 28 सेंचुरी स्पैन होती है, तभी एक बहुत ही ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रैवल और टूरिज्म जो हिस्ट्री और कल्चर पे बसा हुआ होता है, उसे एक पुश मिल जाता है। और इसलिए रोम को भी बहुत बार कहा जाता है कि थर्ड मोस्ट पॉपुलस सिटी जो यूरोप में है, ये रोम है। अभी जब हम रोम जाते हैं तब ऐसी कौन सी जगहें हैं या साइट सीइंग की जगह है जो आप सजेस्ट करोगे कि एक टूरिस्ट ने जरूर देखनी चाहिए? अभी कैसा जितना भी नाम लो वो कम पड़ जाएगा अगर रोम के अंदर देखने जाए तो। रोम में कोलोसियम है जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है।
फिर ट्रेवी फाउंटेन है जो मोस्ट विजिटेड प्लेस है, यानी अगर ट्रेवी फाउंटेन ना जाए तो आपका रोम पूरा ही नहीं होगा। फिर पिएट्जा वेनेजिया है, पिएट्जा नोवाना है, ऐसे बहुत सारे, माउथ ऑफ ट्रूथ है, अगर कोई मूवीज में आप देखते हैं जैसे रोमन हॉलीडेज, उसमें माउथ ऑफ ट्रूथ बताया गया है। ऐसे बहुत से है, सर्कस मैक्सिमस है, जितने नाम गिना उतने कम पड़ जाएंगे। तो जब आप पहली बार रोम गए थे, आपने कौन सी साइट सीइंग की जगह विजिट की थी? पहले जो विजिट किया था वो था वेटिकन, एक मेरी मनपसंद जगह, जब भी ओके, तो फिर जाऊं। कुणाल मैं यहाँ पे आपको रुकाऊंगा। वैटिकन के बारे में आपने बताया, अभी रोम जो सिटी है उसके अंदर एक कंट्री है, वो है वैटिकन, और जिसे स्मॉलेस्ट कंट्री कहा जाता है। तो वैटिकन क्रिश्चियन वर्ल्ड में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सिटी ऐसी मानी जाती है। तो पहले वैटिकन पे डिस्कस करते हैं। वैटिकन में बहुत ऐसी जगहें हैं जो एज अ टूरिस्ट हम विजिट करते हैं। तो वैटिकन का इम्पोर्टेंस क्या है, और जब हम एक हॉलिडे पे जाते हैं रोम, जब हम रोम को एक हॉलिडे पे जाते हैं तभी हम वैटिकन विजिट करते हैं। तो वैटिकन के बारे में थोड़ा बताइए। वेटिकन के बारे में कहना जाए तो सिटी के अंदर कंट्री है, ये एक अद्भुत है। और ये जो कंट्री है ये सिर्फ 121 एकर्स में फैली हुई है, और इसका पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो 825 इतना सिर्फ पॉपुलेशन है। और इनका जो हेड है और यहाँ का जो मेन है वो है पोप, और अभी के जो पोप है वो है पोप फ्रांसिस। और ये ऐसा पहली बार हुआ है कि विदाउट यूरोप के कंट्री के बाहर से कोई पोप ये चुने गए हैं। वो है पोप फ्रांसिस जो अर्जेंटीना से आते हैं, फ्रांसिस फर्स्ट। इन्होंने ये सेंट का नाम ये अडॉप्ट किया है, फ्रांसिस। ऐसा है ये वेटिकन। ओके, और जब हम वैटिकन को विजिट करते हैं तभी हम सेंट पीटर्स बेसिलिका और सिस्टीन चैपल ये विजिट करते हैं। इनके बारे में थोड़ा बताइए। सेंट पीटर्स बेसिलिका, ये इनका सबसे मेन चर्च, और इसका जो सबसे ज्यादा मैं श्रेय देना चाहूंगा वो है मिकेल एंजेलो को। आप मिकेलेंजेलो या फिर माइकल एंजेलो कह सकते हैं। मिकेलेंजेलो इटालियन में और माइकल एंजेलो यह अमेरिकन या ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा चर्च, जिनके आर्किटेक्ट जो है वो मिकेल एंजेलो थे। ठीक है। और यहाँ पे जब भी आप चर्च के अंदर जाते हैं, इतना भव्य ऐसा ये चर्च है कि अगर एक इमेजिन करना है तो आप ऊपर देखते हैं तो कुछ आपको अल्फाबेट्स या रोमन नंबर्स आपको दिखाई देते हैं। नीचे से आप देखोगे ऊपर तो इतने छोटे से दिखाई देते हैं, पर उनकी जो एक्चुअल हाइट है वो 6 फीट की हाइट है, जो हमें नजर भी नहीं आती। उसके अंदर और बहुत कुछ है, अगर देखा जाए जब भी हम एंटर करते हैं बेसिलिका में तो राइट हैंड साइड में मिकेलेंजेलो स्पिएट्टा है, जिसमें मदर मैरी ने जो वर्जिन बताई गई है उनके गोदी में जीसस है, वो बताया गया है। और ये एक ही पिएटा है जिसमें मिकेलेंजेलो ने बहुत कुछ बनाया है, बट ये सिर्फ एक पिएटा है जिसपे मिकेलेंजेलो की साइन है। ओके। और ये जो वेटिका बेसिलिका के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे जो अल्टर है उसके नीचे यहाँ पे कहा जाता है कि सेंट पीटर्स जो थे उनको बरी किया गया था। तो सबसे होली प्लेस है ये सेंट पीटर बेसिलिका। और उसके बाद जब हम सिस्टीन चैपल जाते हैं, तब सिस्टीन चैपल में पहली बार जब मैं गया था तभी जो रूफ है वो पेंट किया हुआ है। और ऐसे कहते हैं कि वो जो रूफ, आई थिंक माइकल एंजेलो ने ही पेंट किया है, राइट? तो वो जो रूफ है वो तब तक पेंट करते रहे क्योंकि वो पेंट के ड्रॉपलेट्स उन, क्योंकि वो रूफ है। तो उसके बारे में मैं तो बताता ही हूँ, पर आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि आपको ये बताना है, तो बताइए। बेसिकली ये जो फ्रेस्कोस जो बनाया गया बाय माइकल एंजेलो के साथ उनके कलीग्स थे, उन्होंने ये बनाया गया। और ये जो बनाया गया बाय नेचुरल कलर्स से, ऐसा कहा भी जाता है कि माइकल एंजेलो लाइव हुए थे और फिर बाद में बना रहे थे, पर ऐसा सही नहीं था। एक्चुअली माइकल एंजेलो ने ये खड़े होके बनाया था और वो ऊपर देख के ये पेंट कर रहे थे, और वो जो कलर था वो नेचुरल था। तो जब भी पेंट करते करते वो कलर भी माइकल एंजेलो के आंखों में चला गया था, और कुछ साल के लिए माइकल एंजेलो की आंखों की जो साइट होती है वो चली गई थी। और ये जो फ्रेस्कोस है इसमें जो बताया गया है कि एडम और ईव, और फिर बाद में पूरी जीसस की कहानी ये बताई गई है इसमें। तो ये वन ऑफ द बेस्ट है जिसको बनाने के लिए तकरीबन 4 साल लगे।
ये जो सिस्टीन चैपल में जो पेंटिंग है उसे बनाने के लिए तकरीबन 4 साल लगे। और फिर बाद में क्या था कि पहले के ज़माने में कैंडल्स या मशालें ये जलाई जाती थी, तो उसके वजह से ये सभी ब्लैक हो गए थे, तो कलर ये सभी धुंधला हो गया था वहाँ पे। और फिर ये बंद कर दिया गया सिस्टीन चैपल लोकल पब्लिक्स के लिए। और फिर बाद में क्लीनिंग प्रोसेस ये स्टार्ट किया गया, और क्लीनिंग प्रोसेस के लिए 12 साल लगे। यानी आप सोचिए, बनाने के लिए 4 साल और क्लीनिंग प्रोसेस के लिए 12 साल। और हम कह सकते हैं कि वी आर लकी कि हम देख सकते हैं वो सिस्टीन चैपल। सो जब हम वैटिकन को एक जो विजिट करते हैं, तभी स्टार्ट से एंड तक कितने घंटे लग सकते हैं? अ, अगर देखा जाए तो बहुत कुछ है देखने के लिए, 1 दिन भी कम पड़ जाएगा देखने के लिए। एक्चुअली कहा जाए तो कॉस्ट बहुत कुछ है। वेटिकन म्यूजियम है, सिस्टीन चैपल है, फिर बाद में बेसिलिका है, सेंट पीटर स्क्वायर है। तो एक नॉर्मल अगर हम टूर करते हैं तो कम से कम 3 से 4 घंटे ये लग जाते हैं। बट अगर आप ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं म्यूजियम में या पेंटिंग्स में या पेपेस्ट्री में, तो आपको 1 दिन भी कम पड़ जाएगा। और एक चीज़ पे मैं लौटूँगा रिगार्डिंग सिस्टीन चैपल पे, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा, लास्ट जजमेंट के बारे में। लास्ट जजमेंट ये जो पेंटिंग है, ये भी बनाई गई थी बाय मिकेलैंजेलो, जिसमें बताया गया है जीसस है, और उसमें सभी एक लाइफ का सर्कल ये बताया गया है। जो इविल है वो नीचे हेल में जा रहे हैं, और जो अच्छे लोग हैं, जो एंजल है, वो ऊपर हेवन में जा रहे हैं। तो लास्ट जजमेंट भी एक फेमस पेंटिंग है यहाँ पे। और सिस्टीन चैपल जहाँ पे पोप का इलेक्शन होता है और पोप ये चुने जाते हैं, और जब भी पोप नए पोप चुने जाते हैं, उस वक्त इसी सिस्टीन चैपल पे एक चिमनी लगा देते हैं। और फिर जब भी व्हाइट धुआं आता है, तो व्हाइट धुआं आने के बाद सभी जो बाहर क्राउड होते हैं, उन्हें पता चलता है कि पोप ये चुने गए हैं। तो ये एक खासियत है सिस्टीन चैपल की। ये तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। अभी मुझे आपसे पूछना है, इतनी सारी ट्रिप्स आपने रोम को की है, इतनी सारी ट्रिप्स आपने वैटिकन को की है, कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जहां पे आपने जो पोप है उन्हें, आपने उनको देखा? अम, आज तक एक ही बार देखा हूँ मैंने, पर वेटिकन में नहीं देखा मैंने। अरे वाह, किधर उन्हें देखा फिर? उन्हें मैं वेनिस में देखा, मुझे वेनिस में मौका मिला था देखने के लिए। तभी वेनिस के पूरे रोड्स ये बंद कर दिए गए थे, और तभी उस वक़्त पोप ये आए थे। तो बहुत भीड़ थी, और एक्चुअली ऊपर से इतना प्रोटेक्शन था कि हेलीकॉप्टर ये सभी घूम रहे थे। तभी ये मौका मिला था पोप को देखने के लिए मुझे। ओ वाह। चलो फिर से आते हैं वैटिकन और रोम पे। तो ये था वैटिकन का सफर, ये थी वैटिकन की इंफॉर्मेशन। अभी जब हम रोम जाते हैं, आपने बहुत सारी साइट सीइंग प्लेसेस के बारे में हमें बताया, पर रोम का जो एक सिंबल है वो है कोलोसियम। आप अगर गूगल पर सर्च करोगे रोम के बारे में, तो आपको कोलोसियम के फोटोज दिखेंगे। तो कोलोसियम के बारे में हमें थोड़ा बताइए। कोलोसियम एक अद्भुत बनाया गया है, कह सकते हैं, जो 2000 साल पहले बनाया गया। अराउंड 70-72 एडी में ये स्टार्ट किया गया, और 80 एडी में ये पूरा हो गया। सिर्फ 8 साल, तकरीबन 8 से 10 साल लगे इसे बनाने के लिए। और ये बनाया गया बाय स्लेव्स, जो स्लेव्स होते थे, युद्ध कैदी होते थे। तो उन्होंने ये बनाया। और उन बनाने का मकसद जो था बेसिकली वहाँ पे फाइट्स अरेंज करना, फाइट्स अरेंज करना। और इसका जो कोलिजियम का जो नाम है, ओरिजिनल नाम है, वो है फ्लेवियन एम्फी थिएटर। ये नाम है इसका, फ्लेवियन एम्फी थिएटर। और यहाँ पे कोलिज़म इतना बड़ा था, या इतना बड़ा है, जिसमें 50,000 लोग एक साथ ये बैठ सकते थे और ये शोज़ देख सकते थे। और यहाँ पे जो शोज़ हुआ करते थे या फाइट्स हुआ करते थे, ख़ास करके फ़ेमस होता था ग्लैडिएटर्स के फाइट्स के लिए, ये बहुत ज़्यादा फ़ेमस हुआ करता था। तो यहाँ पे बहुत से जो ग्लैडिएटर्स हैं वो मारे गए हैं। तकरीबन मोर देन 1 मिलियन ग्लैडिएटर्स ये मारे गए हैं यहाँ पे। और उतने ही तकरीबन 5 लैक्स एनिमल्स ये मारे गए हैं। यहाँ पे जो फाइट्स अरेंज की जाती थी, एनिमल्स विद एनिमल्स, एनिमल्स विद मैन और मैन विद मैन। और जब भी मैन विद मैन फाइट ये होती थी, तो ऐसा इतना भी लकी कोई ग्लैडिएटर नहीं होता था कि एक फाइट होने के बाद वो रिहा हो गया। उसके बाद उसे दूसरी फाइट करनी थी, दूसरे के बाद तीसरी फाइट करनी थी। ऐसा है ये कोलोसियम। अम,
यानी जाऊं तो आपको पता चलता है वहां पे कि क्या हुआ था उस जगह पे। ऐसा है ये कोलोसियम। और इसका एक बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन हमने ग्लैडिएटर मूवी में देखा है, ग्लैडिएटर। जहाँ पे रसेल क्रोव खुद ग्लैडिएटर बन के कोलोसियम में फाइट करते हैं। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग जगह है। क्या हम कोलोसियम अंदर से भी देख सकते हैं कुणाल? यस, हम अंदर से जरूर देख सकते हैं कोलिजियम। कोलिजियम अगर देखा जाए तो ओवल शेप में हम कह सकते हैं, और अंदर हम जाते हैं और यहाँ पे गाइडेड टूर होती है कोलिजियम की, जिसमें आपको बताया जाता है कि कहाँ पे एम्परर ये बैठते थे और कहाँ पे लोग ये बैठा करते थे। और लोग जो बैठते थे, जो पब्लिक, जो स्पेक्टेटर होते थे, उनको भी क्लास वाइज ये जगह ये दी जाती थी। टिकट्स जो होते थे ये फ्री होते थे, खाना फ्री होता था। एक्चुअल जो मकसद था कोलोसियम का बिल्ड करना था वो पॉलिटिकल था, जो आजकल भी वैसे ही चलता है हर एक कंट्री में, कि अगर कोई कंट्री में प्रॉब्लम चल रहा है तो माइंड डाइवर्ट करने के लिए क्या किया जाए, तो चलो फाइट्स अरेंज की जाए कि लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाए, और फिर बाकी सब कुछ यहाँ पे उनका जो मेन अटेंशन है ये फाइट पे रहे, और बाकी सब बाहर जो भी होता रहे। ये मेन मकसद था कोलोसियम बिल्ड करने का। और यहाँ पे जब भी लोग जाते थे तो कहा जाता था, एक सेलिब्रेशन होता था 100 डेज फाइट, यानी कंटिन्यूस 100 दिन की फाइट्स भी यहाँ पे होते थे। और कोलिजियम के अंदर सिर्फ फाइट्स एनिमल और एनिमल या मैन विद मैन नहीं, तो यहाँ पे कोलिजियम के अंदर पानी भी छोड़ा जाता था और बोट्स भी हुआ करते थे। इतनी टेक्नोलॉजी 2000 साल पहले भी थी। ऐसा ये कोलिजियम है। बट अभी रूइंस बचे हैं, पर इतिहास हम इजीली देख सकते हैं। और उसी की तरह 1960 में रोम ने जो समर ओलंपिक्स होस्ट किए थे, उसमें भी एक स्पिरिट दिखती है कि रोम में जो ये स्पोर्ट बहुत सेंचुरीज पहले होता था, वही तरीके से कंपेटिटिव स्पोर्ट 1960s में हमें रोम में देखने मिला था। अभी कोलोसियम एवरी ईयर 4 मिलियन टूरिस्ट अट्रैक्ट करते हैं, वैटिकन म्यूजियम्स 4.2 मिलियन टूरिस्ट अट्रैक्ट करते हैं, और ये दोनों जो है वो दुनिया के 37th और 39th वर्ल्ड हाईएस्ट विजिटेड प्लेसेस ऐसे कहा जाता है। तो रोम का ये एक एक्सीलेंट रिप्रेजेंटेशन हमें कोलोसियम और वैटिकन से मिलता ही है। पर एक ट्रेडिशन है कि आप ट्रेवी फाउंटेन को जाओ, वहां पे एक कॉइन वो फाउंटेन में डालो और कुछ भी मांग लोगे वो आपको जरूर मिलेगा। तो ट्रेवी फाउंटेन के बारे में कुणाल थोड़ा बताइए। अभी रिसेंटली ट्रेवी फाउंटेन के बारे में बताऊं तो अभी रिसेंटली हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने भी विजिट किया था ट्रेवी फाउंटेन। और ट्रेवी फाउंटेन एक ऐसी जगह है कि एक माइथोलॉजी या एक कहानी कही जाती है कि अगर वो फाउंटेन में आप कॉइन फेंकते हैं तो आपकी विश ये पूरी हो जाती है। बट कॉइन फेंकने का तरीका भी कुछ अलग है, ऐसे ही जाके कॉइन नहीं फेंकना है। जैसे आप पीठ दिखाइए ट्रेवी फाउंटेन को, आपके राइट हैंड में कॉइन ले लीजिए और ऐसे लेफ्ट हैंड के शोल्डर से आप कॉइन ये थ्रो कीजिए। और पहला अगर कॉइन आप थ्रो करते हैं तो आप फिर से रोम विजिट करोगे। फिर बाद में सेकेंड कॉइन आप फेंकते हैं, एक मजे की बात है एक्चुअली, कि सेकेंड कॉइन आप फेंकते हैं तो आपका आपका प्यार मिल जाता है। और थर्ड कॉइन भी अगर आप फेंकते हैं तो वही जिससे प्यार होता है उससे आपकी शादी होती है। ये कहा जाता है। और ये जो कॉइन फेंकते हैं वहां पे टूरिस्ट या लोकल जो भी आते हैं कॉइन फेंकते हैं, तो तकरीबन 3000 यूरो ये पर डे वहां पे जमा होते हैं। 3000 यूरो, इमेजिन, कॉइन से, सिर्फ इट्स नॉट अ नोट, सिर्फ कॉइन से 3000 यूरो ये जमा होते हैं। और ये ट्रेवी फाउंटेन जो है, यहाँ पे जो पानी लाया गया है वो पुराने जो एक्वाडक्ट्स थे, यानी अलग अलग दूर दूर से पानी ये सिटी के अंदर लाया गया, तो उसी एक्वाडक्ट से ये पानी अभी भी यहाँ पे आता है। और पहले जो पानी ये बहा करता था, वेस्ट होता, पर अभी ये पानी फिर से फिल्टर करते हैं और रीयूज के लिए भी यूज किया जाता है। ऐसा है ये ट्रेवी फाउंटेन। वाओ, लाइक मुझे अभी भी याद है जब मैं पहली बार ट्रेवी फाउंटेन गया था, तभी वो जो कॉइन्स फाउंटेन में दिखते हैं तो वो फाउंटेन का फ्लोर दिखता ही नहीं है क्योंकि इतने सारे कॉइन्स होते हैं। पर क्या अनोखी कहानी है, राइट? एक बार रोम आप नहीं आ सकते, दो बार रोम नहीं आ सकते, आपको 3 बार रोम आना ही है, और यही है ट्रेवी फाउंटेन की स्टोरी। अभी जाते जाते कुणाल, और क्या आप रोम के बारे में हमें बताओगे?
अभी रोम के बारे में देखा जाए तो सिर्फ ट्रेवी फाउंटेन या कोलोसियम नहीं है। जैसे मैंने कहा कि पिएज़्ज़ा वेनेज़िया है या फिर वेनिस स्क्वायर है। बहुत ही खूबसूरत ऐसा स्क्वायर है जहाँ पे पहले वेनिस की ये एम्बेसी हुआ करती थी। फिर पिएज़्ज़ा नोवाना है। पिएज़्ज़ा यानी क्या, तो स्क्वायर। लोकल लैंग्वेज, इटालियन लैंग्वेज में पिएज़्ज़ा को स्क्वायर ये कहा जाता है। तो पिएज़्ज़ा नोवाना है। फिर माउथ ऑफ ट्रूथ है, खास करके जो यंगस्टर्स है वो माउथ ऑफ ट्रूथ ट्रूथ के अट्रैक्ट होते हैं। बेसिकली एक सर्कल डिश है जिसमें फेस फेस है और उसमें आप हाथ डाल के खड़े रह सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं और विश कर सकते हैं, और अगर आप झूठ का बोलते हैं तो आपका हाथ ये चॉप्ड हो जाएगा। ऐसी ये कहानी है, तो वो अट्रैक्ट होते हैं। देयर इज सर्कस मैक्सिमस, जहाँ पे चैरियट रेस ये हुआ करती थी। एक मूवी थी बेनहर, बेनहर करके एक मूवी थी, तो उसी पे ये की गई थी, सर्कस मैक्सिमस पे। ऐसा बहुत सी चीजें आप ये सिर्फ रोम के अंदर ये देख सकते हैं। परफेक्ट कुणाल, आपने रोम, जिसे इटर्नल सिटी या सिटी ऑफ सेवन हिल्स कहा जाता है, इसके बारे में आज हमें एक बहुत ही अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन दिया है। अभी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने रोम कितनी बार विजिट किया है? आई कैन टेल यू मोर देन 60 टाइम्स। मोर देन 60, 60? 60, या। वाओ! तो ऑफ कोर्स आपकी ख्वाहिशें ट्रेवी फाउंटेन में मल्टीपल टाइम्स पूरी हुई रहेगी, ऐसे मैं कहूंगा। बट थैंक यू सो मच कुणाल, आपने रोम, या जैसे इटली में कहा जाता है रोमा, के बारे में इतना सब कुछ बताया। दोस्तों, ये है रोम, जहां पे आपको आर्ट, कल्चर, फाउंटेन्स, मोजेक्स, फ्रेस्कोस, पेंटिंग, कंट्री विद इन अ सिटी, ये सब देखने को मिलता है। और आज कुणाल, ये जो वीना वर्ल्ड के टूर मैनेजर है, जिन्होंने रोम को 60 टाइम्स या उससे भी ज्यादा विजिट किया है, उन्होंने आप हमें एक बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। कुणाल, अगली अगली बार जब हम आएंगे, तब ऐसे ही हम रोम ही नहीं पर यूरोप के किसी दूसरे डेस्टिनेशन के बारे में आपसे बात करेंगे। पर थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और इटालियन में रोम को गुड बाय, रोम लाइक इटालियन में गुड बाय कैसे कहते हैं? चाओ। करेक्ट। चाओ। तो चाओ कह के हम आपको गुड बाय कहते हैं। लिसनर्स और व्यूअर्स ऑन यूट्यूब, थैंक यू सो मच। ये थे हमारे टूर मैनेजर कुणाल गोरेकर, टेलिंग यू अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड, जिसका लाइक हैज एवरीथिंग, आर्ट, फ्रेस्कोस, स्कल्पचर्स, कल्चर, हिस्ट्री, सब कुछ है। आप जरूर विजिट कीजिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, पर 3 बार, जैसे उन्होंने कहा। सो थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा आज का चलो बैग भरो निकल पड़ो एपिसोड। वी विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड बाय, चाओ। थैंक यू।